बच्चों सभी को नमस्ते। आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है 2019-20 का, आज ये उसका चौथा डे कह लो, सीरीज 4 कह लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, इससे पहले मैं 3 वीडियोस करा चुका हूँ, आप अच्छे से उसे देखना। मैंने 1 से लेकर 27 तक उन 3 वीडियो में क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज मैं आपको 28 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें बोला हुआ है x² + y² = 4 दे रखा है, x - y = 3 दे रखा है, x³ - y³ को फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x - y x² + y², उसके बाद आ जाएगा +xy। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात एक बार ध्यान सुनो, आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में है और मैंने चैप्टर नंबर 2 की सारी वीडियो बना रखी है, अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। आप उसमें सारे फॉर्मूले देख लो। एक आधा मैं फॉर्मूला आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे x³ - y³ है ना, तो बच्चे इस फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, x - y के ऊपर पूरे के ऊपर होल क्यूब है। देखो ये दोनों पे अलग अलग क्यूब है और ये पूरे के ऊपर होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ - y³ - 3xy x - y। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इन दो फॉर्मूले में। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखो, खुद सोचो। ठीक है, फॉर्मूले में कंफ्यूजन पैदा मत करना। अब आपको ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ आपको फाइंड करनी है ना, तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पता है, बस अब आप इसमें पुट कर दो। x - y कितना दे रखा है 3, x² + y² कितना गिवन है आपको, कितना गिवन है 4, कितना गिवन है 4 + xy। अब आपको क्या xy पता है, नहीं पता ना। अब आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ऊपर गिवन है ना उन्हीं को किसी को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि उससे हमारा xy फाइंड आउट हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम इसको लेंगे, देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको लूँगा x - y को, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दो। ठीक है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर xy दिया होता, हम सीधा पुट कर लेते, हमारा आंसर आ जाता, लेकिन नहीं दे रखा, तो फिर हमें क्या करना होता है, इनमें से जो गिवन होता है ना उनमें से हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब x - y = में कितना दे रखा है 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3। अब हमें क्या करना है, xy निकालना है, और xy कौन से फॉर्मूले में होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x² + y² + 2xy। देखो इसमें xy है, ये किसका फॉर्मूला होता है, x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है x² + y² - 2xy, ये होता है x - y का होल स्क्वायर। ये कह रहा हूँ ना, इस चैप्टर में क्या बात है कि फॉर्मूले ना एक साथ मिलकर आते हैं, जिसके से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको जो पता पहले वो करो, उससे फिर आपको हिंट मिल जाएगी आगे करना क्या है। यहाँ पर xy आ गया, तो अब ये 2 फॉर्मूले हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ देखो ये x - y दे रखा है, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए, माइनस वाला लगाना चाहिए। ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर दोनों तरफ ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो अब बन गया ना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसका लिख दो, a का स्क्वायर b² - 2ab = में क्या है 9। 3 स्क्वायर का क्या होगा 9, 3 दूनी 6 मत लिख देना, 3 दूनी 6 मत लिख देना। अब देखो x² + y² तो हमें गिवन है, ये देखो गिवन है ना 4, है ना। इस तरीके से यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, इस पूरे की जगह 4 आ गया, 2xy वैसा लिख दिया, = में 9, प्लस का 4 जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का 4 जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। 9 में से 4 के कितने बचे, 5 बचे, कितने बचे 5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में जो माइनस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, xy = कितना का 5/2 आ गया माइनस का। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब माइनस जाता है तो वो चेंज नहीं होता, माइनस रहेगा ही। अब 5/2 को क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, 2.5 होता है ना, ये डिवाइड भी कर लो आप, वही आएगा। अब इसको पुटिंग इन फर्स्ट कर लो, पुटिंग इन फर्स्ट कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं कहीं। ठीक है, इसको और भी करवाने के तरीके होते हैं, इसी को फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अच्छे से
एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर नया फॉर्मूला बना लेते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये एक्स वाई की वैल्यू 2.5 आ गई है, पुट कर दो। तो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू 3 4 प्लस एक्स वाई कितना निकाला हमने, माइनस का 2.5 निकाला है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट कर लो, 3 4 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 4 में से 2.5 गए, 2.5 के कितने बचे, 1.5 बचे, और 1.5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा दूँ। देखो बच्चों, ये 28 क्वेश्चन ही है, इसका और वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड इकट्ठे लिखे हैं। तो आपको जब ये दिख जाए और एक्स वाई जेड 3 दिखे और यहाँ पर वो एक साथ भी दिखे, ठीक है, हो सकता है जेड ना दियो, यहाँ पे कोई अमाउंट दे दियो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अगर ऐसे दे रखा है क्यूब वाला और यहाँ पे कुछ साथ में लिखा है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला सबसे बड़े वाला है सेकंड चैप्टर में, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab/c। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड दे रखा है, मैंने ABC लिख लिया। आपकी मर्जी है, फॉर्मूला आपको बस लर्न होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखो कितना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे इसने बोला ए के ऊपर क्यूब करना है, बी के ऊपर क्यूब करना है, सी के ऊपर क्यूब करना है। यहाँ पर आपको 125 एक्स की क्यूब दे रखा है। अब 125 किसका क्यूब होता है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, 5 का होता है। पूरे के ऊपर क्यूब आ गया। पहले आपको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, इस फॉर्म में बदलोगे तभी आप ये आंसर ला पाओगे। ठीक है, ये और वाला था, ये और इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बड़ा है तो घबराओ मत। 8 किसका होता है, 2 का होता है। किसका होता है, 2 का। अगर किसी को नहीं निकालने आता तो ऐसे प्राइम फैक्टर कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 आ गया, 2 की पावर 3 आ गई। वाई के ऊपर भी 3 लिखेंगे। ठीक है, जेड के ऊपर तो 3 सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 30 XY नहीं लिख सकते आप, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये होता है 3ABC। क्या होता है, 3ABC। तो माइनस 3a कितना दे रखा है, 5x, बी कितना दे रखा है, 2y, और सी कितना दे रखा है, जेड। अब आप क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपका सही है। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, ये 30 आ रहा है, 5 to 10, 10 से 30, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही करा है और यही फॉर्मूला है। कंफर्म हो गया। अब बस आपको क्या करना है, पुट करना है। जहाँ a है वहाँ पे आपको 5x लिखना है, जहाँ b है वहाँ पे आपको 2y लिखना है, और जहाँ c है वहाँ आपको z लिखना है। आप चाहे तो यहाँ लिख के दिखा दो, a क्या है 5x, b क्या है 2y, और c क्या है z। बस अब आपको पुट करना है। पुट कर दो, a की जगह क्या आ जाएगा, 5x 2y प्लस z। अब a के ऊपर स्क्वायर है तो 5x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। b क्या है, b क्या है बच्चों, 2y है। c क्या है, z है। z है, ये 2 नहीं है। ठीक है, कहीं बच्चे से 2 समझ के फिर गलत कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ बच्चे गलती करेंगे वो भी चीज़ मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ए बी हो गया। अब BC लेंगे, BC लेंगे तो 2y और z। फिर उसके बाद क्या है, AC लिखो या CA लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 5x और z। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इक्वल लगाना मत भूलना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये सेम उतर जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको। उसके बाद ये 5 का क्या हो जाएगा, 25x²। 5 दूनी 10 मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी आपके नंबर कम हो जाएंगे, और आपके 100 में वो नंबर एक भी कम हो गया तो फिर आप 100 नहीं ला पाओगे। ठीक है, उसी चीज़ को टारगेट रखोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। ये आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये करो, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2yz। अब इसको 2 मत मान लेना, बस ये गलती मत करना। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उम्मीद करूंगा ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। वो देखो नाम का था ये, और इस क्वेश्चन के मुकाबले तो इजी था ना। ठीक है, लेकिन आपको ये भी अच्छे से आना चाहिए और ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखो। 29 क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में है, और इसको बनाकर भी दिखाना है आपको। ठीक है, आपको इसे बना के दिखाना, तो ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप होमवर्क समझ लो या कुछ भी। थोड़ा सा बस बता रहे तो रफली देखो, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो ये कह रहा है कार्तिक तरुण चतुर्भुज खींचिए, कह रहा है क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। फिर उसके विकर्ण खींचिए, तो ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि उस बिंदु के को बताइए जहाँ पर एक दूसरे के डायगोनल काटते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कराई देना चाहिए। ठीक है, तो कराई देता हूँ मैं।
अब फटाफट देखो, ये देखो पहले क्वेश्चन देख लो, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला ए है 4 3, एक्स का पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। एक्स का 4 है, वाई का 3 है, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं। उसके एक्स का -4 है और वाई का 3 है, एक्स का -4, इसको ए नाम दे दिया। एक्स का -4 कहाँ, ये रहा, पहले एक्स लेते हैं फिर उसके बाद वाई लेते हैं, तो दोनों कहाँ 90 पे काट रहे हैं, इस पे और इस पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, एक्स का -4 3, इस पॉइंट का नाम क्या, बी है, क्या है। फिर सी कह रहा है -4 -3, तो पहले एक्स लेते हैं -4, फिर वाई लिया -3, तो दोनों कहाँ कैंसिल कर रहे हैं दूसरे को, यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, तो -4 -3 आ गया। उसके बाद एक्स का 4 वाई का -3, तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक्स का 4 वाई का -3 आ गया। और इसका नाम क्या था, सी था, इसका नाम क्या था, डी था। कह रहे इन सबको मिला दो, हमने ज्वाइन कर दिया, उन्हें पहले ही बोला था कि क्वालिटर बनेगा, ठीक है, अभी क्वालिटर बन गया, ठीक है। अब इसने बोला इसकी डायगोनल खींचो। डायगोनल किसे कहते हैं, जब हम इसको ऐसे अपोजिट जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से उसने बोला ये जो काटा है इस पॉइंट की वैल्यू निकालो। हालांकि जो मैंने रफ में बनाया इसलिए मेरा सही नहीं आ रहा, ये 0 0 पे ही आएगा, ठीक है। किस पे आएगा, यहाँ ओरिजिन पे आएगा, ठीक है। तो आप इसकी जो डायग्राम जहाँ दोनों एक काटते हैं उसका आंसर क्या लिखोगे, 0 0 लिखोगे, क्या लिखोगे, 0 0, क्योंकि रफ में आपको ग्राफ में बनाना है, ठीक है। ये 0 0 पे ही काटेगा, ठीक है। अब ये क्यों काटेगा, इसके ऊपर ना मिड पॉइंट थ्योरम भी होता है, 10C के अंदर पढ़ोगे तो उससे आप शॉर्ट बता सकते हो। उसमें क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 4 में से 4 जब आपने ऐड करे तो क्या आ गया, 0 पॉइंट में तो 0 आ गया, तो 0 पे आना चाहिए। तो 3 में 3 हमने जोड़ा तो माइनस का 3 है, बटे में 2 है तो 0 आ गया, तो ये 0 आया, तो यानी कि दोनों 0 0 पे आएंगे, तो इससे आपको पता लग सकता है, ठीक है। लेकिन 10C में ये आपके में नहीं है, तो आपने जितना जानना था उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन देखो, मैं नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन पहले उतार देता हूँ। देखो बच्चों, ये 30 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, यहाँ डी लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, क्वेश्चन में यहाँ दे रखा तो यहीं लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी ये पूरा पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। उसके बाद बोला ई ए जो है वो परपेंडिकुलर ए बी पे, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल। ये देखो ये पूरी लाइन जाके इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है बी ई एफ 55 का डिग्री है, ये हमें 55 दे रखा है, क्या दे रखा है, 55 दे रखा है। तो इसने बोला एक्स वाई और जेड निकालिए, क्या निकालिए, एक्स वाई जेड निकालिए। अब देखो ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है ना। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप ये लिखोगे कि हमें दे रखा है सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, तो y + 55 = में 180 होंगे। यहाँ लिख देना एंड लिख देना, आप यहाँ लिख दोगे एंड ये जो सी डी पैरेलल ई एफ है, ये जो सी डी पैरेलल ई एफ है, तो आप यहाँ लिख दोगे ये लाइन इसको काटते हुए जा रही है, तो आप लिखोगे ई बी इज ट्रांसवर्सल, क्या लिखोगे, ई बी इज ट्रांसवर्सल। हिंदी में बोलेंगे त्रियक रेखा है, क्या लिखोगे, ई बी एक त्रियक रेखा है। बोल देता हूँ, चलो लिख भी देता हूँ, ई बी एक त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, ठीक है। अब बताओ ये y कितने का निकल जाएगा, 180 प्लस का 55 जाके माइनस का हो जाएगा, 180 में से 55 घटाएंगे कितने बचेंगे, 125 आ गया, कितना आ गया, 125 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, जेड निकालना है, क्या निकालना है, जेड। अब ध्यान से देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है, ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका और इसका टोटल जो है वो 180 होगा, क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अगर ये 90 का है तो ये 90 का तो बचा। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो फिर, ठीक है। कैसे करोगे, आप वैसे करो जैसे इस वाले पार्ट को आपने करा है। आप ये लिखो ए बी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। ए बी अगर ई एफ के पैरेलल है एंड, अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है बताओ, इस ए बी और ई एफ के जो पैरेलल में ट्रांसवर्सल कौन काट के जा रही है, ए ई, कौन काट के जा रही है, ए ई, तो ए ई इज ट्रांसवर्सल। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रियक रेखा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जब किसी का नाम बताते तो बीच में लिखते हैं बी ए सी प्लस, इसका नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, y + 55 लिख लो, ठीक है। अगर नाम लिख के दिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आगे 180 क्यों आया, क्योंकि आमने सामने रोड 180 होता है। एक बात ध्यान से समझ लो, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और यहाँ पे मैंने कोई लाइन डाल दी तो इसका और इसका टोटल 180 होगा। अगर मैंने इसके बीच में 10 लाइनें भी डाल दी
तब भी इस पूरे का टोटल इसके टोटल के बराबर ही होगा, 180 के बराबर। किसके बराबर? 180 का। इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, ठीक है। अब BSC कितना है? 90 का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब Z कितने का है? Z हमें पता नहीं है, ठीक है। 55 लिखा, 180 लिखा, 180। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, 90 प्लस 55, 145 ज्ञान इसका हो गया। अब 180 में से 145 आप जब घटा दोगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? आपको मैंने Y निकालना भी सिखा दिया, आपको मैंने Z निकालना भी सिखा दिया। मैं इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कल को क्वेश्चन को चेंज करके आएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब बताओ ये X और Y में क्या रिलेशन है? ध्यान से देखो, मैंने आपको ये अच्छे से समझा रखे हैं सारे फॉर्मूले, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस पेपर की वीडियो देखोगे तो पिछली, उसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन काट के जा रही होती है, जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो उसके ऊपर वाला एंगल उसके ऊपर वाले एंगल के बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आपको सारे रिलेशन पता है, सारे कंसेप्ट पता है, सारे फॉर्मूले पता है, तो आप कभी गलती नहीं कर सकते। Y हमारा 125 था तो X भी 125 आ गया, यहाँ लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिख दोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप यहाँ लिख दो AB पैरेलल है CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है AB पैरेलल है EF के, है ना। और यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ दिया तो है नहीं, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखो, AB इसके भी पैरेलल है, CD इसके पैरेलल है, तो ये आपस में क्या हुए? पैरेलल हुए, नहीं हुए? ठीक है। जैसे मैंने बोला ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? इक्वल हुई ना। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरी उम्मीद है। अब इस 30 के भी और है, उसको भी आप अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन देखो। इसने बोला सिद्ध करो कि दो रेखाएं अगर आपस में दूसरे को काटती हैं तो उसके जो शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। और कह रहा है उसके बाद आपको वैल्यू भी निकालनी है एक्स की। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और वाले क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। इसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन AB, हमने इसको AB मान लिया, इसको हमने CD मान लिया, ठीक है। गिवन क्या है? AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर। हिंदी वाले लिखेंगे AB तथा CD एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हिंदी में से लिखेंगे दिया है, और टू प्रूफ को हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? B या O मान लो, BOD इक्वल होगा COA के, एंगल लगा लो इसके आगे। ऐसे BOC इक्वल होगा AOD के, ठीक है। ये इसके इक्वल करना है, ये इसके इक्वल करना है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। दो पार्ट पूछे हैं, आप एक पार्ट करके आओगे तो आपके हाफ मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप मुझे ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना होता है? जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका टोटल कितना होता है? हमेशा 180 होता है ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका और इसका टोटल कितना होगा? 180 होगा। BOD, ठीक है। ज्योमेट्री के बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि वो सही से समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ज्योमेट्री सबसे इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, इसमें मार्क्स कटने के चांस बहुत कम होते हैं, कभी कटते ही नहीं हैं अगर आपने बिल्कुल सही से कंसेप्ट क्लियर किया हुआ तो BOD प्लस BOC इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? आप लिखोगे OC मतलब DC, BOC और BOD, ठीक है। BOD और BOC क्या लिखोगे आप? DC इज अ स्ट्रेट लाइन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? DC एक क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने क्या लिया? पहले DC को ले लिया। किसको ले लिया? DC को ले लिया। अब मैं किसको लूँगा? अब मैं इसको ले लूँगा। किसको ले लूँगा?
बी ए को, ठीक है। मैंने लिखा बी ए इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये इसलिए आ गया, हिंदी वाले लिखेंगे डी सी एक सरल रेखा है, ठीक है। बी ए इज स्ट्रेट लाइन। अब बी ए जो हमें दे रखा है, देखो बच्चों ये जो बी ए है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टोटल 180 होगा, इसका नाम क्या है, बी ओ सी प्लस सी ओ ए इक्वल टू 180 होगा। अब ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। देखो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हिंदी में लिख लेना सरल रेखा है, लिख लोगे ना, बी ओ डी, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, बी ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू में किसके आ गया, बी ओ सी प्लस सी ओ ए के। देखो बी ओ सी से बी ओ सी कट गया दोनों बराबर में, तो बच्चा क्या, बी ओ डी इक्वल टू में क्या आ गया, सी ओ ए आ गया। यही चीज़ लानी थी हमें, बी ओ डी और सी ओ ए लाना था, और यही हमारा आ गया। तो सिमिलरली मतलब होता है इसी प्रकार। देखो अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे, इसी प्रकार, ठीक है। सिमिलरली को हिंदी में लिख देता हूँ, इसी प्रकार एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, ठीक है। और तो हैंस प्रूव्ड, पूरी स्टेटमेंट लिख दोगे कि जो ये वर्टिकल एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकल एंगल आर इक्वल, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसलिए सिद्ध हुआ कि दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती मतलब काटती हैं तो वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब इसमें ये बोला ये पार्ट भी करके दिखाओ, ठीक है। अभी हमें पार्ट करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप एक पार्ट भी छोड़ दोगे तो आप फिर पूरे परसेंट नहीं ला पाओगे, उसमें थोड़ा कम हो जाएगा और हम ये कम होने नहीं देंगे। पूरी अच्छे से तैयारी आपको करवाएंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये एक्स है। अब बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना, तो ये 40 है तो ये कितना होगा, 140 होगा। आप सीधे बता सकते हो, लेकिन हमें एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है ना आप सबको, आप फटाफट देखो। तो 40 प्लस एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 180 माइनस का 40, एक्स कितने का आ गया, 140 डिग्री हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, हमारा ये 40 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी क्या है, एक लाइन है, ये भी क्या है, एक लाइन, और एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180। तो ये और ये 180 होगा, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमसे ये पूछे नहीं, अगर पूछा होता तो हम इसको ऐसे निकाल देते। हमसे सिर्फ एक्स पूछा था, क्या बच्चों, क्या पूछा था, एक्स, तो हमने एक्स आपको निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ लिख दोगे आप, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जब एक लाइन सीधी होती है और कोई इसको ऐसे इंटरसेक्ट करके जा रही होती है तो इसका टोटल 180 होता है, तो हम इसको लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। जब ये दो एक लाइन के लिए हो तो पेयर लिखा करो, अगर उसमें एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप पेयर लिखना ठीक नहीं होता, क्योंकि 1 2 3 4 हो गए ना, तो आप स्ट्रेट लाइन लिखता करो, क्या लिखता करो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 28 के बाद 29 के बाद 30 के और वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पूरा करवा दिया। अब 31 क्वेश्चन देखो, ये 7.4 का क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चे इसको लीव कर देते हैं क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, या सही से उन्हें समझाया नहीं जाता, या वो सही से कुछ कर नहीं पाते। अब ये उनके ऊपर है कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है। ये देखो, ये इसका जो साइन है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये प्रूफ करके देखो, ये हमें गिवन है बच्चों, ये क्या है, गिवन। आप क्वेश्चन में देख लो, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये इसने बोला ये आपको गिवन है, तो आपको ये शो करके दिखाना है, टू प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आपको ये गिवन है, आप यहाँ गिवन लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ। हिंदी वाले दिया है और यहाँ सिद्ध करना है, ठीक है। ये ऐसे ब्रैकेट मत बनाना, ये इस तरह समझाने के लिए बनाया था। टू प्रूफ करना मतलब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। हमें फिगर क्या दे रखी है, फिगर ये आप बना लो, ठीक है। फिगर थोड़ी ऐसे हो गई है, बाकी आप बुक के अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ डी आ गया और यहाँ सी आ गया, ये ओ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा बना तो छोटा बना दिया, ए है, बी है, ओ है, ये डी है और ये सी है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले ही एक बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल जो है
इससे बड़ा है, सुन रहे मेरी बात, जैसे ये ए है ये बी है, मैंने बोला ये बड़ा है, एंगल ए अगर बड़ा है बी से, तो जिस तरह मुंह खुला होता है उसे बड़ा कहते हैं। तो एंगल ए के सामने कौन है, बी सी, तो ये आएगा, और बी के सामने कौन है, ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, ठीक है, ये थ्योरम भी है, समझ में आई। अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके जो अपोजिट जो साइड होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर होगी। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये लिखो गिवन क्या है आपको, यहाँ पे आप प्रूफ करने जा रहे हो। प्रूफ मतलब होता है उपपत्ति। आपको गिवन क्या है, गिवन है एंगल बी जो है वो छोटा है ए से, ये बी जो है वो छोटा है ए से, ठीक है। तो अब बी के सामने कौन है, बस आपको क्या करना है, उसके सामने वाला देखो, ए ओ, क्या लिखोगे, ए ओ, ठीक है। और इस ए के सामने कौन है, बी ओ, ठीक है। आप यहाँ क्या लिखोगे, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, ठीक है, ठीक है। साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, ठीक है। जो भुजा छोटे एंगल के सामने होती है, अगर वो छोटा एंगल है तो उसकी भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर हो गया, यह लिखना जरूरी है। अब ये ए ओ जो है हमारा आगे, बी ओ आ गया, समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, एंड उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एंगल सी जो है वो छोटा एंगल डी से, एंगल, तो सी के सामने कौन है, इस सी के सामने कौन है, ओ डी, और इस ओ के सामने कौन है, डी सी। तो यहाँ पर भी सेम चीज लिख देंगे, इसे फर्स्ट इसे सेकंड ले लेंगे, इसे फर्स्ट इसे सेकंड ले लेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो ये कितना है, ए ओ प्लस ओ डी, उसके बाद कौन है, बी ओ प्लस डी सी, बी ओ प्लस, यहाँ पर डी के सामने कौन है, ओ सी है, क्या है, ओ सी, ठीक है। तो ओ सी, ठीक है। अब ए और ओ डी को जोड़ो, देखो ए ओ और ओ डी को जोड़ो, क्या बन गया, ए डी बन गया, क्या बन गया, ए डी। और बी और ओ सी को जोड़ो, बी ओ और ओ सी को जोड़ो, क्या बन गया, बी सी बन गया, क्या बन गया, बी सी बन गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है उन्हें ऐसे करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है या उनमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस तरीके से उम्मीद करूंगा आपको 31 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार दो बार देखना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर वो नई चीज़ होती और आपने अगर पहले नहीं की होती तो कई बार वो एक बार में नहीं आती, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है मीन निकालो, मतलब माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य निकालो। एक्स की वैल्यू दे रखे 2, 4, 6। अब आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, दिख गया। अब 2, 4, 6, 10, 12 और हमें यहाँ F1 है, ठीक है। अगर y लिखा हो तो y भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मीन यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब 3 2 जा कितना होगा, 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 10 1 जा 10, 12 2 जा 24। अब इन सबको आप ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, ठीक है। अब इस सबको ऐड कर लो, कितना आएगा यहाँ पर, 66 आ गया। अब इसको ऐड करो, ग्यारह आ गया। कितना आ गया, 11। अब मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालोगे, अब आपको इसे डिवाइड कर देना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, 66 अपॉन में 11, इसको इसे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल एक्स बार भी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। अब फटाफट 33 क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 33 क्वेश्चन बोला 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसके कोई 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, किसी एक को अकेला कर लो, ठीक है। x को अकेला कर लो या y को अकेला कर लो। तो मैंने क्या करा, इस प्लस के 2x को
मैं उधर लेके चला गया, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, देखो प्लस वाला 2x था, उधर जाके माइनस का 2x हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, माइनस को भी हटा देते हैं, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इस माइनस को जब इधर मैं लेके जाऊंगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका बताता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये 2x है इक्वल टू में हम y को ले गए, किसको ले गए, माइनस के y को प्लस को ले गए, उसके बाद ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको अपॉन में करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। आप ऐसे फॉर्म भी बना सकते हो और ऐसे। एग्जाम में जानबूझ के बोलता है x की फॉर्म में बनाओ, y की फॉर्म में बनाओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। यहाँ कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसने बोला 3 सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालो? 3 सॉल्यूशन। अब पुट कर लो, लेट x इक्वल टू, हमने क्या पुट कर लिया? 0 पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? 0। वो बच्चों लाइट चली गई थी इसलिए अंधेरा हो गया था। अब आगे ध्यान से सुनो, x हमने 0 रखा तो y हमारा माइनस का 4 आ गया। अब आप क्या कर लो, हिंदी वाले यहाँ लिखेंगे माना। अब x की जगह आपने क्या रख लिया? 1 रख लिया। क्या रख लिया? 1 रख लिया। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पे 1 है, माइनस 4 हो गया। 2 1 जा 2, माइनस 4, माइनस का 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी, माइनस का साइन आएगा। इस बात को आप इग्नोर मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 ले लिया। कोई बच्चा करे मैं 4 लेना चाहता हूँ, कोई बच्चा करे 7 लेना चाहता हूँ, अरे कुछ भी लो, कुछ भी, बस आपको सही वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। जहाँ x है ना, जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है? जो आप पुट कर रहे हो 2 पुट कर दो 2। ये मत करना कि 2 भी लिख दिया और x भी लिख दिया, जो बच्चे गलती करते हो सारा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। 0 आ गया। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ने बोला 3 सॉल्यूशन, तो इसको डब्बा बना के आप ऐसे दिखा दो और ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ बोलता ग्राफ बना तो ग्राफ भी बना लेते हैं। पहली बार में हमने क्या निकाला? x0 निकाला है, y माइनस का 4 है। दूसरी बार में x1 है, 2 है, फिर उसके बाद x2 है और y 0 है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से मैंने आपको 33 क्वेश्चन भी करवा दिया। अब फटाफट आप 34th देख लो। 34 जो है वो प्रोबेबिलिटी का है और प्रोबेबिलिटी सबसे इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले देखो कि टोटल कितना दे रखा है। इन्हें बोला 200 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? 200 बार उछाला गया। उसके बाद आपसे पूछा है कम से कम 2 चित बोला है, मतलब एटलीस्ट 2 हेड बोला है। क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड बोला है। और बोला अधिक से अधिक 1 चित। देखो अगर एटलीस्ट लिखा आ जाता है, इंग्लिश में भी देख लो आप, ये लिखा एटलीस्ट 2 हेड, 3 टेल और एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, अगर आप मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहाँ बोला कम से कम 2 चित, इसका मतलब ये होता है कि आपको कम से कम बोला है तो आपको उस लेयर से लेकर ऊपर तक जाना है। सुन रहे हो? जैसे मैंने बोला आपको पास होने के लिए कम से कम 33% चाहिए, तो क्या आप 33 से नीचे लाओगे? नहीं ला सकते ना। तो आपको 33 से जितने मर्जी ऊपर लाने, जहाँ तक वो लेयर दे रखी है, जैसे 100 से ऊपर थोड़ी मिलेंगे आपको। तो ऐसे इसने जब कम से कम बोला होता है तो आपको उस लेयर से लेकर जहाँ तक वो मैक्सिमम है उन सबको ऐड कर दोगे। ये चीज़ ध्यान से समझ लो, कोई कम से कम में बच्चे ज़्यादातर गलत करके आते हैं। सबसे पहले आप टोटल लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कोइन टोस कितनी बार है वो आपको खुद लिखना है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, आप प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर लो। इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? यहाँ लिखा है कम से कम 1 चित, तो आप पूरा लिखना, मैं सिर्फ नंबर 1 डाल रहा हूँ। ठीक है, लिख लो ना कम से कम 1 चित। अब बताओ कम से कम 1 चित, पहले टोटल कितना आएगा नीचे, टोटल कितनी बार टॉस किया गया? 200 बार। कितनी बार? 200 बार। अब कम से कम 2 चित बोला है, तो मैंने क्या कहा था आपको, जो लेयर है उसको मैक्सिमम तक जाना है, तो 2 से ज़्यादा और कौन है? 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे 23 और 72 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 95 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको काटना आता है, कैंसिल करना आता है तो जरूर करना, नहीं तो आप इतना छोड़ दो। ये मैंने पहला पार्ट बताया। अब दूसरा पार्ट, मैं प्रोबेबिलिटी को खाली पी लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। सेकंड में बोला है, देखो सेकंड में खाली 3 पट बोला है, सिर्फ 3 हेड बोला है। ठीक है, क्या बोला? 3 टेल बोला है, 3 टेल्स बोला है। और अगर 3 टेल्स बोला है तो खाली आपको टेल्स को देखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ को टेल्स है, यहाँ तो सिर्फ चित्त लिखा है ना, हेड लिखा हुआ ना। अब यहाँ पे तो टेल्स है ही नहीं। अब आप क्या करोगे? अब आपको ये दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर किसी सिक्के को हम, ठीक है, कितनी बार भी उछाल रहे हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, हाँ या ना? उसमें हेड या टेल ही तो आता है। अगर वो 3 बार टेल कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिक्के हैं, क्या है? 3 सिक्के को 200 बार उछाला गया है। अगर वो 3 बार टेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 3 सिक्के हैं, 1 2 3, तीनों सिक्कों पे वो कह रहा है टेल आ गया,
तो इसका मतलब हेड कितनी बार आया, 0 बार आया ना। तो आप इसमें किसको चूज करोगे, इस वाले को लोगे ना। इस नो हेड का मतलब क्या है, इस नो हेड का मतलब है 3 टेल्स, और इस 1 हेड का मतलब क्या है, 2 टेल्स, क्योंकि टोटल तो 3 ही रहेंगे सिक्के। अगर यहाँ 2 हेड लिखा तो कितना, इसका मतलब क्या है, ये 1 टेल है, और 3 हेड लिखा तो यहाँ पे क्या मतलब है, नो टेल्स, मतलब एक भी टेल नहीं है। इस बात को क्लियर कर लो, क्योंकि यही हल्की सी गलती आपको पूरा क्वेश्चन लेके डूब जाएगी और आपको भी गलत कर देगी। समझ में आ गई। अगर 3 टेल्स मिला तो इसका मतलब क्या, वो नो हेड एक ही बात है, ठीक है। जैसे मैंने बोला तुम पास हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद मैंने इसका उल्टा यही हुआ ना, तुम फेल नहीं होगे। तुम पास हो जाओगे और तुम फेल नहीं होगे, बात तो एक ही है ना। तो वही मैं भी चाहता हूँ कि सब पास हो अच्छे नंबर से और आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज है, 100% आए। मैं तो यही चाहूँगा 100 की तैयारी करवा दो तो 100 ही आने चाहिए, ठीक है। तो 3 टेल्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, नो हेड हुआ। हिंदी वाले सुन लो, पट का 3 पट का मतलब क्या, कोई चित्त नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। हिंदी वालों को भी वैसे इंग्लिश में लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको आगे अपना स्कोप बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, फ्यूचर बनाना है, तो दोनों में अच्छे से याद रखो, ठीक है। बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन को फेस करने हैं तो आपको इंग्लिश को अवॉइड आप नहीं कर सकते। 28 आ जाएगा, अपन में 200 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या बोला, एट मोस्ट, और मैंने क्या कहा था, जब एट मोस्ट आ जाए तो आपको नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ जाए, ठीक है, तो आपको नीचे की तरफ जाना है। समझ में आ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो आपको नीचे की तरफ जाना है, तो 1 हेड, ये रहा 1 हेड, तो आपको नीचे की तरफ जाना है, 1 से 0 की तरफ जाना, तो इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, ठीक है। उसको भी इंक्लूड करोगे और, ठीक है, और उससे जो नीचे वाला उसको भी इंक्लूड करोगे। ये अगर कुछ चीज़ें आपकी मेमोराइज रहेंगी तभी आप सही कर पाओगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इतना आसान जो चैप्टर है उसको भी गलत करके आ जाते हैं, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल गलत ना हो, और कुछ बच्चे बिल्कुल सही करके आते हैं, 100 तक भी लाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस तरीके से हमारा सेक्शन जो सी है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, अच्छे से समझ में आई होगी, वैल्यूएबल भी रही होगी। और जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, जो स्पेशली कंपार्टमेंट वाले, प्लीज़ उनको जरूर शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो जाए और बेचारे पास हो जाए, एक साल उनका खराब ना हो। आज के लिए इतना बहुत है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, वड़क्कम, जय जय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, गोविंदम। नमस्ते सभी को।